हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10वीं का गणित विषय के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे। टॉप 32 जितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं उतने हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी चैप्टर्स के जितने भी आपके अभी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने हैं सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको समझाएंगे भी कैसे आंसर आया ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएँ वो आपसे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा आपको पेपर का और 80 अंक का पेपर ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प है पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 96 व 404 का HCF होगा। तो इसमें करना क्या रहेगा, आपको 96 में 404 का आप भाग देंगे। तो देखिए इसमें सिंपल सा आपको करना क्या है, 96 में 404 का भाग देना है और जब तक आपको देते जाना है जब तक आप पूरा नहीं कट जाए। देखिए 96 में 404 का आप भाग देंगे तो इसमें देखिए ये आपका जाएगा 4 बार, तो ये आपका आ जाएगा 384। ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका 20। ठीक है, 20 का फिर से देखिए 20 यहाँ पर इसका शेषफल आ गया, शेषफल से फिर से 96 में आप भाग देंगे। ठीक है, फिर से दिया, यहाँ पर 4 बार जाएगा 20 के 80, यहाँ पर बचेगा आपका 16 से फिर से देंगे 20 में, तो यहाँ पर 16 एकम 16, यहाँ पर बचेगा 4। अब देखिए ये जो 4 बचा है यहाँ पर शेषफल, इस 4 का देंगे 16 में, तो 4 का जब 16 में देंगे तो 4 चौक 16 और पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाजक आ जाएगा 4, इसका आपका मासा आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा और वो होता है माइनस नहीं होता है, इसमें होता है C/A। ठीक है, जो उनका योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है -B/A। तो C/A होता है गुणनफल, इसमें गुणनफल पूछा है। तो देखिए इसमें x² + x - 12 है, इसका मतलब है इसमें आपको C क्या है, -12 है। C देख सकते हैं यहाँ पर -12 है, तो यहाँ पर -12 आप लिखेंगे पहले, C/A आपको बताना है। तो C/A बराबर -12 आपका C है। A इसमें क्या है आपका, देखिए x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा आपका। तो देखिए -12/1 जो है तो आपका -12 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य बहुपद के पूछ सकते हैं, उनको भी आपको क्लियर रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समीकरण निकाय a1 x + b1 y + c1 बराबर 0 तथा a2 x + b2 y + c2 बराबर 0 में a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 का निकाय का एक है। तो इसमें बताना क्या हल होगा। जिस स्थिति में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2, तो इस स्थिति में निकाय का कोई भी हल नहीं होता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथ में इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको बता दूं। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो इसका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। साथ ही में जब तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2, तो अनंतता अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको भी याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है AP -10 -6 -2 का सारवंतर होगा। तो इसका सारवंतर कैसे निकालते हैं, जो प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है, इनमें सबका आप देखेंगे किस क्रम में ये जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम जो पद है, फर्स्ट पद जो इसका -10 है, दूसरा पद है -6। तो दूसरे पद में से पहले 6 पद को हम घटा देंगे या तीसरे पद में से दूसरे को घटा देंगे तो आपका सारवंतर निकल आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर -6 में से हम माइनस के 10 को घटाएंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे -6 -10, क्योंकि 10 पहले से माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -6 + 10, इसका मतलब है -6 और प्लस का 10 है तो 10 में से 6 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा और चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि 10 बड़ी संख्या है तो +4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन के भी आप सॉल्व कर लेंगे। AP 2 4 6 8 का 10वां पद होगा। तो इसमें 10वें पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, AN बराबर A + N - 1 गुणा D। तो यहाँ पर जो AN है, यहाँ पर 10वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर A की जगह पर 10 रख देंगे, वो N की जगह पर 10 रख देंगे, तो A10 बराबर A + N की जगह पे 10 रखेंगे -1 गुणा D। कितना होता है इसमें जो सारवंतर होता है वो कितना है इसमें 2 4 6, इसमें 2 का अंतर है तो 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो A आपका कितना है, प्रथम पद होता है जो A, तो 2 रख देंगे प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 2, 2 + 9 दूनी 18 है, तो 2 और 18 20, तो इसका 20 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आंसर। वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा। तो इसका विभक्त का सूत्र होता है b² - 4ac, आपको याद रखना है। देखिए ये मैंने आपको बताया है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2,
तो रेखा क्या होंगी, जो होंगी प्रतिच्छेद करेंगी, तो निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में देख सकते हैं यहाँ पर यदि रेखाएं संपाती हों तो निकाय के खालिस्तान हल होंगे। तो जब रेखाएं संपाती होती हैं मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, ठीक है, तो इस स्थिति में निकाय के, देखिए जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका एक अद्वितीय हल होता है, जब संपाती होती है तो अनंतः अनेक हल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है x + 2y = 4 में यदि y = 2 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए x + 2y है, 2 यहाँ पर y की जगह पर 2 रख देंगे बराबर 4, x + 4 = 4, तो x = 4 - 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस तरफ प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पर 0 आप वन लेंगे, ठीक है, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। उसके बाद √3 एक खालिस्तान संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB क्या होता है। तो जो दो संख्या रहेंगी A और B कोई भी रह सकती है, इनका जो HCF है और LCM इनका गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, A गुणा B, ठीक है। तो यहाँ पर A गुणा B आप भर लेंगे। रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 भर लेने हैं, ठीक है। एक द्विघाती बहुपद AX² + BX + C के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हमने देखा था अभी शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है। उसके बाद सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो इसका हो जाएगा समरूप होते हैं, ठीक है। अब सही जोड़ी हम देख लेते हैं सभी चैप्टर्स की आपके। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सही जोड़ियाँ बनाइए। वास्तविक और असमान मूल, जब वास्तविक और असमान मूल होते हैं तो जो डी होता है विविक्तर होता है उसका मान 0 से बड़ा होता है, ठीक है, वो माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, तो इसका आप मिला लेंगे इससे, ठीक है। AP का nवां पद होता है, उसका सूत्र होता है A + n - 1 × d। उसके बाद लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से मैच कर लेंगे। विविक्तर ऋणात्मक होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते, ठीक है। उसके बाद सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, इसको मैच कर लीजिए। x² - 3 के शून्यक, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। x² - 3 के शून्यक, इसको निकालने के लिए आपको x² - 3 के गुणनखंड निकालने हैं पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर x² - 3 है, इसका मतलब है इसको x² - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। तो इस प्रकार से लिख लेंगे, तो इसके गुणनखंड जो है सर्वसमीकरण लगा देंगे, तो x प्लस लिख सकते हैं यहाँ पर x + √3 और x - √3, ये आपके गुणनखंड आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनके जो आपके इनका शून्यक आ जाएगा वो हो जाएगा -√3 और एक बार +√3, तो इसका आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो ये आप देख सकते हैं मैं पहले बता चुका हूँ इसका संगत होगा, ठीक है। इस स्थिति में जो निकाय का अनंत अनेक हल होते हैं तो संगत होगा इसका। अब एक शब्द या वाक्य उत्तर आप देख सकते हैं सभी चैप्टर्स के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। समरूपता की शर्तें लिखिए। तो समरूपता की शर्तें हो, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। उसके बाद यदि A व B दो प्राकृतिक संख्या हैं तब HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB में क्या संबंध है। तो ये संबंध हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ये आपका खालिस्तान हमने देखा था, इसको आप देख लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लिखिए। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है प्रमेय, उसको इस प्रकार से लिखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण का जो वर्ग होता है, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। तो इसमें जो कर्ण का वर्ग होता है वो इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। रेखाओं के समांतर होने की शर्तें लिखिए। तो समांतर होने के लिए देखिए, समांतर जब होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो इस प्रकार से रेखाएं होती हैं समांतर। उसका निकाय का शर्त क्या होती है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। उसके बाद इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, जितनी संख्या है उनको भाग दे देंगे। तो 5 4 9 3 12 2 12 13 14 15 15 इनका योग आ गया। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो 3 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है ये, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, n + 1/2। उसके बाद 70 दिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके यहाँ पर, ठीक है।
देख सकते हैं समांतर श्रेणी का सारांतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये सत्य है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी सत्य है। x माइनस 1/x बराबर 0 के दोनों मूल समान होंगे, तो ये असमान है, ठीक है, तो समान नहीं होंगे तो असत्य हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म के एक समीकरण प्राप्त होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। आगे के क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जो इनके हम जल्दी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लिया, आगे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।